क्या ताश के पत्तों के खेल में सिर्फ किस्मत बदलती है या कभी-कभी इंसान की नियति भी दांव पर लग जाती है? ये कहानी उस दास्तां को बयां करती है जहां हंसी मजाक की महफिल में शुरू हुआ एक खेल कब गुनाह की दहलीज पार कर गया, पता ही नहीं चला। ये कहानी उस असित और रेखा की है जिन्हें पहाड़ों की खूबसूरती में शांति तो मिली, पर अपने अंदर के शैतान को शांत करने का रास्ता नहीं मिला। तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तां के लिए जो आपके जज्बातों को अंदर तक झंझोड़ देगी। पेश है आज की विशेष प्रस्तुति, ताश। भाई और बहन दोनों के ही भीतर ताश खेलने का गजब का जुनून था। अमूल्य तो इतना माहिर खिलाड़ी था कि एक बार वो ब्रिज टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंच गया था। नमिता भी किसी से कम नहीं थी और 52 पत्तों का पूरा हिसाब वो अपनी उंगलियों पर आसानी से गिन लेती थी। असली मुश्किल तो बाकी के दो लोगों की थी। इनमें अमूल्य की पत्नी रेखा और नमिता का पति असित शामिल थे। रेखा के पिता ने तो ताश के पत्तों को कभी घर की चौखट तक नहीं चढ़ने दिया था। वे इस खेल को समय की बर्बादी मानते थे और इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से रेखा को भी ताश के पत्ते देखते ही जैसे बुखार चढ़ाता था। अमूल्य ने उसे कम से कम काम चलाऊ खेल सिखाने की पूरी कोशिश की थी। उसने रेखा को लंबी चौड़ी बातें समझाईं कि कॉल ओपन कैसे करना है और लीड देने का नियम क्या है। उसने ताश के पत्तों को 4 हिस्सों में सजाकर समझाने की कोशिश की और यहां तक कि उसे कल्बर्टसन की किताब भी पढ़ा दी। लेकिन रेखा के खेल में कोई खास सुधार नहीं आया। वो आज भी लाल पान और हुकुम के पत्तों के बीच भारी गड़बड़ कर देती थी। इस बात पर अमूल्य कभी कभी बुरी तरह झुंझला उठता था। वो कहता कि मैं तुम्हें इतना सब कुछ समझाता हूं, पर क्या तुम कुछ नहीं सुनती? क्या मेरी बातें तुम्हारे एक कान से घुसकर दूसरे से बाहर निकल जाती हैं? रेखा बेहद बेचारी सी बनकर जवाब देती कि मैं भला क्या करूं, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता और सारा हिसाब मेरे दिमाग में पूरी तरह से गोलमाल हो जाता है। अमूल्य का गुस्सा और भी भड़क उठता। वो तल्खी से पूछता कि अगर तुम्हारे पास रत्ती भर भी गणित का दिमाग नहीं है तो तुमने बीएससी कैसे पास कर ली? ताश का ये मामूली खेल समझ नहीं आता, फिर भी उसने विज्ञान की वो डिग्री हासिल की है। ये बात खुद रेखा को अपने आप में किसी बड़े अपराध जैसी लगने लगती थी, पर लाख कोशिशों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता था। कभी कभी बहुत सोच विचार कर वो थोड़ी बहुत समझदारी का परिचय दे भी देती थी, मगर ठीक अगले ही पल वो कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठती थी जिसे देखकर अमूल्य गुस्से से तिलमिला उठता था। उसकी बस चीखने चिल्लाने की कसर बाकी रह जाती थी। इधर असित की हालत तो और भी ज्यादा दयनीय थी। वो दर्शन शास्त्र में फर्स्ट क्लास पास था, फिर भी उसे अपनी IA फेल पत्नी से बार बार ताने सुनने पड़ते थे। नमिता उसे धिक्कारते हुए कहती कि तुम भी अजीब इंसान हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये बिना ट्रंप का खेल चल रहा है? असित अपना सिर खुजाते हुए मासूमियत से कहता कि मेरा यकीन करो, अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। पत्नी की ऐसी बातों से उसके पौरुष पर गहरी चोट पहुंचती थी। इसीलिए कभी कभी वो बेहद संजीदा होकर इस खेल की बारीकियों को समझने की कोशिश करता था। लेकिन ये सब उसके लिए आसान नहीं था। पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई के दिनों में जब उसने पहली बार सिगरेट पीना और ताश खेलना सीखा था, तब जो होता था वही आज भी दोहराया जा रहा था। खेलते खेलते न जाने कब उसकी निगाहें बाहर के नज़ारों में खो जाती थीं। यूनिवर्सिटी के दिनों में जैसे वो खिड़की से बाहर झांककर शिरीष के पत्तों पर धूप की झिलमिलाहट देखा करता था, आज भी वो वैसे ही बाहर देखने लगता था। वो एकटक निहारता रहता कि कैसे उस नीले पहाड़ की चोटी पर सफेद बादलों के झुंड आकर इकट्ठा हो रहे हैं। अचानक नमिता की तेज चीख से उसकी ये खुशनुमा तंद्रा टूट जाती। वो चिल्लाकर कहती कि तुमने ये क्या कर दिया, जीती हुई बाजी ही छोड़ दी। अगर तुम सही चलते तो हम 5 हाथ आराम से बना लेते। असित एक गहरी और हताश सांस छोड़ता। उसे एहसास होता कि अभी पूरे 1 महीने तक उसे इस नर्क जैसी यातना को झेलना पड़ेगा। गर्मियों की इस छुट्टी में जब वे दार्जिलिंग के इस चाय बागान में घूमने आए थे, तो उसके मन में कई तरह की रोमानी कविताएं और हसीन कल्पनाएं हिलोरे ले रही थीं। मगर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हुकुम का पत्ता असल कुदाल बनकर उसके सिर पर गिरेगा और ताश का लाल पान इतनी बेदर्दी से उसका हृदय छलनी कर देगा। इस भयानक संभावना के बारे में तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक तरफ मंगपू का सिंकोना बागान था और दूसरी तरफ घने कोहरे में डूबी जापानी पाइन के पेड़ों वाली छावनी हिल्स थी। इन दोनों के ठीक बीच में
एक यूरोपियन चाय का बागान बसा हुआ था। ये जगह ऐसी लगती थी मानो दो बड़ी लहरों के बीच में कोई समतल जमीन उभर आई हो, पर इस समतल का मतलब समुद्र तल बिल्कुल नहीं था। ये जगह तो करीब 4000 फुट की ऊंचाई पर आबाद थी। दोनों तरफ की ढलानों से चाय के बागानों की गहरी हरी लहरें नीचे की तरफ उतर रही थी। बीच में भैंस की पीठ जैसी दिखने वाली उस जगह पर कारखाना और दफ्तर के क्वार्टर बने हुए थे। वहीं पास में एक छोटा सा बाजार भी बसा हुआ था। अमूल्य इसी चाय बागान में डॉक्टर के पद पर तैनात था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और कॉलेज पूरी तरह बंद थे। कलकत्ता की 105 डिग्री वाली चिलचिलाती गर्मी में जब असित बुरी तरह छटपटा रहा था, तभी नमिता के पास अमूल्य का एक खत आया। उसने लिखा था कि तुम लोग वहां इतनी गर्मी में क्यों तकलीफ उठा रहे हो। असित को साथ लेकर फौरन यहां आ जाओ। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि दार्जिलिंग यहां से काफी दूर है और असित को यह जगह बहुत पसंद आएगी। असित को दार्जिलिंग बिल्कुल भी रास नहीं आता था। एक बार वो वहां घूमने गया था, पर महज 3 दिन में ही वहां से भाग खड़ा हुआ था। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि शाम बाजार और बाग बाजार से लेकर काली घाट और बालीगंज तक के सभी लोग ओवरकोट पहनकर दार्जिलिंग में आ जमे हैं। वही हाथी बागान वाले चाचा और वही भवानीपुर वाले कुट्टी मामा वहां नजर आ रहे थे। कलकत्ता के उन असहनीय दोस्तों की पूरी मंडली भी जैसे वहीं आकर जमा हो गई थी। उसे लगा कि जब यही सब देखना है तो फिर बेवजह वहां की कड़ाके की ठंड और लगातार होने वाली बारिश की मुसीबत क्यों झेली जाए। इससे तो लाख गुना बेहतर यही था कि वो चुपचाप कलकत्ता ही वापस लौट जाए। अमूल्य के उस खत ने असित के मन में एक अजीब सा लालच जगा दिया था। दार्जिलिंग के पहाड़ों की वो मनमोहक सुंदरता वहां मौजूद थी, लेकिन कलकत्ता के लोगों की वो भारी भीड़ और शोर वहां बिल्कुल नहीं। ऐसी शांत और खूबसूरत जगह पर करीब 1.5 महीने बिताने का ये न्योता असित किसी भी कीमत पर ठुकरा नहीं सका। इसलिए उसने बिना कोई और विचार किए अपनी पत्नी नमिता को साथ लिया और सीधे अमूल्य के उस चाय बागान में जा पहुंचा। शुरुआती दिनों में तो उसे वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगी। वहां ठंड जरूर थी, पर दार्जिलिंग की तरह चुभने वाली नहीं थी, बल्कि वहां की हवा पूरे बदन में एक हल्की गुलाबी सी खुमारी घोल देती थी। वहां का वो चाय बागान दूर से शहद के किसी बहुत बड़े छत्ते जैसा नजर आता था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो धरती के सीने से निकाले गए हरे रंग के मीठे रस से पूरी तरह भरा हुआ हो। चारों तरफ खिले हुए सफेद और रंग बिरंगे जंगली फूलों ने उस पूरी जगह को एक अनोखी चमक से भर दिया था। थोड़ी ही दूरी पर साल के पेड़ों का एक बहुत ही पुराना और घना जंगल बसा हुआ था। उन पेड़ों के घने पत्तों के बीच सदियों पुराना अंधेरा सा छाया रहता था। उनकी डालियों पर लटकती हुई काई दूर से किसी चुड़ैल के बिखरे हुए बालों जैसी दिखाई पड़ती थी। उसी घने जंगल के बीच कौवे और मैना के रूप से मिलते जुलते कुछ हैरान करने वाले पक्षी उड़ते रहते थे। उनके साथ साथ किसी धीमे बहते झरने की सुरीली आवाज में कुछ हरी फाख्ताओं की उदास और शांत पुकार भी शामिल हो जाती थी। उस पुराने साल के जंगल में बेफिक्र होकर घूमते हुए और उन जंगली फूलों को तोड़ते हुए असित के कुछ दिन वाकई बहुत आराम से बीते थे, मगर किस्मत को उसका ये चैन और सुकून शायद ज्यादा दिन तक मंजूर नहीं था। एक दिन दोपहर का खाना खाने के बाद वो अपना कंबल ओढ़कर खाट पर आराम से लेटने ही वाला था, तभी ताश के पत्तों को फेंटने की तेज आवाज के साथ अमूल्य वहां आ धमका। अमूल्य ने कमरे में आते ही कहा कि अरे भाई, ऐसी जगह पर दोपहर में सोने से तबीयत बिगड़ जाती है और शरीर में भारीपन आ जाता है। इससे तो कहीं ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम लोग उठें और ताश की एक बाजी खेल लें। डॉक्टर का हुक्म था, इसलिए असित को बिना मन के भी उठकर बैठना ही पड़ा। उसी वक्त नमिता खुशी से उछलती हुई कमरे में दाखिल हुई और चहकते हुए बोली कि हाँ दादा, यही सबसे ठीक रहेगा। बेचारी रेखा का मन बिल्कुल नहीं था, पर उसे भी अपनी ऊन की बुनाई छोड़कर ताश की उस महफिल में शामिल होना पड़ा। एक बार जो वो खेल शुरू हुआ तो फिर उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। यहां ताश का कोई जोड़ीदार ना मिलने की वजह से अमूल्य पिछले 1.5 साल से इस खेल के लिए भूखा बैठा था। अब मौका मिला था तो वो जैसे ब्याज के साथ अपना पूरा हिसाब चुकता करने पर उतर आया था। उसे बस अपने डिस्पेंसरी के कुछ जरूरी काम निपटाने होते थे या फिर इक्का दुक्का मरीजों को देखने जाना होता था। इसके अलावा बाकी बचे पूरे समय बस ताश के पत्तों का ही राज चलता था। हरी फाख्ताओं की मीठी आवाजों से गूंजने वाला वो पुराना साल का जंगल अब पीछे छूट गया था,
जाड़े और ओस की मार खाकर वे खूबसूरत जंगली फूल सिकुड़कर एक-एक करके जमीन पर गिरने लगे थे। बाहर का ये खूबसूरत नज़ारा असित की आंखों से ओझल हो गया था और उसके दोनों कानों में बस नो ट्रम्पस और 5 क्लब्स या रीडबल जैसी आवाजें ही गूंजती रहती थीं। इस कैद से तो बस कलकत्ता वापस भागकर ही जान बचाई जा सकती थी। जैसे ही असित ने वहां से चलने की बात छेड़ी तो नमिता लगभग उस पर टूट पड़ी। उसने नाराज होकर कहा कि अभी तो छुट्टियों का पूरा 1 महीना बाकी पड़ा है। भला कलकत्ता में तुम्हारा कौन सा ऐसा जरूरी राजकाज अटका पड़ा है जो तुम वहां जाना चाहते हो? क्या उस भयंकर गर्मी में जाकर किसी हांडी कबाब की तरह उबलने में ही तुम्हें ज्यादा सुकून मिलेगा? असित इस रूखे और उबाऊ खेल से पूरी तरह पस्त हो चुका था। उसे बस बीच बीच में रेखा के उस मायूस और थके हुए चेहरे को देखकर थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती थी। उसे ये सोचकर कुछ हिम्मत बनती थी कि इस भारी दुख में कम से कम एक और इंसान तो उसका साझीदार है। फिलहाल उसके लिए बस यही एक छोटी सी सांत्वना बची थी। असित अपने पैरों तक एक शॉल ओढ़े हुए चुपचाप खिड़की से बाहर झांक रहा था। अमूल्य अपनी डिस्पेंसरी चला गया था और असित यही सोच रहा था कि क्या इस खाली वक्त में बाहर कुदरत के मज़ारों का लुत्फ उठाने जाया जाए। उसी वक्त रेखा चाय की एक प्याली लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसने मुड़कर असित को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा कि असित बाबू, क्या आप इस खिड़की से कुदरत की खूबसूरती निहार रहे हैं? असित ने गहरी सांस ली और कहा कि कुदरत की खूबसूरती तो अब कहीं नजर ही नहीं आती। मुझे तो वो पहाड़ भी ईंट के पत्ते जैसा दिखता है। आसमान के बादल भी मुझे चिड़ी के पत्तों की तरह उड़ते हुए लगते हैं। ये सुनकर सांवले रंग वाली रेखा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुस्कुराते हुए उसका चेहरा बहुत सुंदर लगता था और उसकी ये खुशी देखकर असित का मन भी पूरी तरह खिल उठा। असित ने कहा कि ऐसा लगता है मानो हम रविंद्रनाथ के किसी ताश के देश में आ बसे हैं। क्या आपको वो मशहूर गीत याद है जिसमें हुकुम और चिड़ी के साथ लाल पान के पत्ते पुरानी धुन पर नाचते हैं? रेखा एक बार फिर हंसी, पर फौरन ही गंभीर हो गई। उसने कहा कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मुझे तो कभी कभी सचमुच रोना आ जाता है। इन भाई और बहन को ताश का कैसा नशा है, ये मेरी समझ से बिल्कुल परे है। असित को एक साथी मिल गया था, इसलिए उसका उत्साह बढ़ गया। उसने कहा कि ऊपर से वे जबरदस्ती बैठा लेते हैं और जरा सी गलती होने पर बुरी तरह डांटते हैं। ये ताश का खेल है या फिर कोई बहुत मुश्किल गणित का सवाल? गलती होने पर ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर भी वे लोग ऐसे चीखते हैं मानो लाखों रुपयों की कोई बड़ी जमींदारी नीलाम हो रही हो। रेखा ने सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया और कुर्सी पर बैठ गई। असित ने चाय का एक घूंट लिया और कहा कि कभी कभी मेरे दिल में एक भयानक बदला लेने की इच्छा उठती है। बदले की बात सुनकर रेखा हैरान रह गई और उसने पूछा कि भला कैसा बदला? असित ने जवाब दिया कि मैं इस अपमान का बदला लेना चाहता हूं। मैं ऐसा खेल दिखाना चाहता हूं कि वे दोनों हमेशा के लिए खामोश हो जाएं। ये सुनकर रेखा निराश हो गई और बोली कि आप ये सब आखिर कैसे कर पाएंगे? वे दोनों तो पक्के खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्हें हराना हमारे बस की बात नहीं है। असित ने अपनी चाय की प्याली नीचे रखी और बड़ी संजीदगी से कहा कि मैं एक गहरी साजिश रच रहा हूं। क्या आप मेरी इस टोली में शामिल होना चाहेंगी? रेखा ये सुनकर फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने चहकते हुए कहा कि भला मैं क्यों नहीं आऊंगी? उन दोनों को मजा चखाने में हम दोनों की ही बराबर की दिलचस्पी है। असित ने बहुत ही सतर्क होकर एक बार इधर-उधर देखा और धीरे से पूछा कि नमिता इस वक्त कहाँ है? रेखा ने जवाब दिया कि वो नहाने गई है। असित ने राहत की सांस ली और कहा कि तब तो हम उस तरफ से पूरे 1 घंटे के लिए निश्चिंत हैं। वो साबुन की एक पूरी बट्टी घिसने के बाद ही बाहर निकलेगी और अमूल्यदा भी 10 बजे से पहले नहीं लौटने वाले हैं। उसने आगे कहा कि आइए इसी खाली वक्त में हम अपनी पूरी योजना पक्की कर लेते हैं। रेखा ने हैरानी से पूछा कि आखिर कैसी योजना? असित ने अपनी आवाज बिल्कुल धीमी की और फुसफुसाते हुए कहा कि हम दोनों मिलकर चोरी करेंगे। चोरी? ये आप क्या कह रहे हैं? रेखा की आंखें हैरानी से पूरी तरह फैल गईं। उसने कहा कि आप एक प्रोफेसर इंसान हैं और छात्रों के नैतिक मार्गदर्शक माने जाते हैं। रेखा ने पूछा कि आप इस तरह की चोरी भला कैसे कर सकते हैं? असित ने बड़े जोश के साथ माचिस जलाई और अपनी सिगरेट सुलगाते हुए कहा कि आप इस नैतिक मार्गदर्शक वाली बात को अभी एक किनारे रख दीजिए। उसने कश खींचते हुए कहा कि ताश के खेल में चोरी करना कोई पाप नहीं होता है।
मनु महाराज के जमाने में हमारे देश में ताश खेलने का कोई रिवाज नहीं था, वरना वे भी मेरा ही समर्थन करते। क्या आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रही हैं? क्योंकि इसके बिना उन दोनों को किसी भी तरह से काबू नहीं किया जा सकता। रेखा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वो सब तो मैं समझ गई, पर उसने पूछा कि आखिर ताश में ये चोरी होगी किस तरह से। असित ने समझाना शुरू किया कि मैं आपको कुछ गुप्त इशारे बता रहा हूं। मान लीजिए अगर मैं अपने बाएं हाथ से अपना कान खुजलाऊं तो आप समझ जाइएगा कि मेरे हाथ में हुक्म का कोई पत्ता नहीं है, और अगर मैं दाएं हाथ से अपना गाल सहलाऊं तो इसका मतलब होगा कि मैं आपसे हुक्म की चाल चलने को कह रहा हूं। या फिर मान लीजिए जिस चाल से मैंने खेल की शुरुआत की है वो मेरे हाथ का सबसे कमजोर पत्ता है, यानी ये सब बस उनकी चाल को खराब करने की एक तरकीब होगी। रेखा की आंखें मजे और उत्सुकता से चमकने लगीं। उसने कहा कि इस तरह एक ही सांस में सब कुछ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको मुझे धीरे धीरे और तसल्ली से समझाना होगा। उसने ये भी याद दिलाया कि ताश के खेल में तो मैं आपकी विरोधी जोड़ीदार होती हूं। असित ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए बड़ी दृढ़ता से कहा कि आज से हम दोनों इस खेल में पक्के साथी हैं। उस दिन दोपहर को ताश की महफिल सजी तो अमूल्य बुरी तरह हैरान रह गया। उसने चौंक कर पूछा कि अरे ये क्या, असित और रेखा एक दूसरे के जोड़ीदार कैसे बन गए? तुम दोनों भला क्या खाकर खेलोगे? तुम दोनों का ही खेल तो एक जैसा खराब है। असित ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा कि एक बार कोशिश करके देख ही लेते हैं। इतने दिनों से आप लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो क्या हमारे खेल में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ होगा? नमिता ये सुनकर बहुत खुश हुई और चहक उठी कि ठीक है दादा, आज इन्हें ही साथ खेलने दो। उसने शर्त रखी कि लेकिन आज का यह खेल दांव लगाकर खेला जाएगा। हर 1000 पॉइंट पर 2 आने का दाम लगेगा, जिसकी अहमियत उस दौर में आज के करीब 100-150 रुपए जितनी भारी थी। असित ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ हामी भरते हुए कहा कि मुझे ये शर्त पूरी तरह मंजूर है। मगर खेल शुरू होने के कुछ ही देर बाद अमूल्य और नमिता अजीब सी बेचैनी में छटपटाने लगे। असित और रेखा की झूठे दावों और ताबड़तोड़ हमलों ने उन दोनों की पक्की खिलाड़ी वाली बुद्धि को बुरी तरह चकरा कर रख दिया था। चोरी करने के उस छिपे हुए रोमांच और अजीब सी उत्तेजना में असित आज वाकई बहुत बेहतरीन खेल रहा था। भला किसने सोचा था कि जरूरत पड़ने पर रेखा भी इतनी सटीक और खतरनाक चाल चल सकती है। खेल खत्म होने पर जब पॉइंट का हिसाब जोड़ा गया तो असित और रेखा ही भारी पड़े। वे दोनों कुल मिलाकर 6 आने की एक अच्छी खासी रकम जीत चुके थे। अमूल्य अपना सिर खुजाते हुए बोला कि मैं कभी चमत्कारों पर यकीन नहीं करता था, पर आज वो भी मेरी आंखों के सामने हो गया। नमिता बुरी तरह झुंझुला रही थी और बड़बड़ाते हुए बोली कि भला इस तरह से झूठ मूठ का झांसा देने पर कोई कैसे खेल सकता है? ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। असित ने बड़े आराम से जवाब दिया कि इसमें नाइंसाफी कैसी? हमने कब तुम्हें रोका है? तुम लोगों को जो चाल चलनी है शौक से चलो। उस जीत की खुशी और एक छिपी हुई मुस्कान से रेखा की आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। अगले दिन सुबह के वक्त नमिता फिर से पूरे 1 घंटे के लिए नहाने चली गई थी। अमूल्य भी अपने नियम के मुताबिक डिस्पेंसरी के काम से निकल गया था। तभी रेखा चाय की प्यालियां लेकर चुपचाप कमरे में दाखिल हुई। आते ही वो खुशी से खिलखिला उठी और बोली कि कल तो वाकई बहुत मजा आ गया। उसकी वो हंसी बेहद खूबसूरत लग रही थी और असित पूरी तरह मुग्ध होकर बस उसे ही निहारता रह गया। फिर उसने गहरी संतुष्टि के साथ कहा कि अभी तो मजे की बस शुरुआत हुई है। आप देखती जाइए कि आज मैं क्या नया कमाल करता हूं। आज हम एक बिल्कुल नई तकनीक के साथ उन पर नया हमला बोलेंगे। रेखा ने कुछ हैरानी से पूछा कि ये नई तकनीक कैसी होगी? असित ने समझाया कि अगर हम रोज एक ही तरह का इशारा करेंगे तो वे हमें आसानी से पकड़ लेंगे। वैसे भी आपने देखा ही होगा कि कल नमिता 2-4 बार हम पर शक भी कर रही थी। उसने तो अचानक मुझसे पूछ भी लिया था कि मैं बार बार अपनी नाक क्यों खुजला रहा हूं, क्या मुझे सर्दी हो गई है? इसलिए आज के लिए मैंने एक बिल्कुल नया गुप्त कोड तैयार किया है। रेखा ने उत्सुकता से पूछा कि वो कोड किस तरह का है? असित ने इशारा करते हुए कहा कि आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझाता हूं। 52 पत्तों के इस छोटे से खेल में इतना गहरा रोमांच और ऐसी गजब की उत्तेजना भी छिप सकती है, ये बात भला इससे पहले कौन जानता था? इतने दिनों के बाद पहली बार असित पर ताश का असली नशा चढ़ने लगा था, और ताज्जुब की बात यह थी कि वही नशा अब धीरे धीरे रेखा के भीतर भी पूरी तरह समाता जा रहा था। अब सुबह उठते ही असित को वो सामने वाला पहाड़ ईंट के पत्ते जैसा खौफनाक नहीं लगता था। दोपहर को ताश खेलने बैठने का वो पुराना डर अब किसी खौफनाक साए की तरह उसका पीछा नहीं करता था।
बल्कि अब तो वो एक अजीब से दिलचस्पी और बेताबी के साथ दोपहर होने का इंतजार किया करता था। अगर कभी दोपहर के वक्त अमूल्या को डिस्पेंसरी से कोई जरूरी बुलावा आ जाता तो सबसे ज्यादा झुंझलाहट असित को ही होती थी। ये साफ महसूस होने लगा था कि रेखा की हालत भी अब बिल्कुल असित जैसे ही हो गई है। वो भी घर के कामकाज निपटाते हुए अजीब सी बेचैनी में छटपटाती रहती थी। कभी कभी वो नमिता की नजरें बचाकर चुपके से असित के पास आकर खड़ी हो जाती थी। वो फुसफुसाते हुए पूछती कि जरा बताइए तो आज के नए इशारे क्या हैं? आप मुझे एक बार फिर से याद दिला दीजिए, क्योंकि मेरे दिमाग में सब कुछ फिर से गोलमाल हो रहा है। उन दोनों के बीच अचानक एक बेहद खूबसूरत और करीबी दुनिया बस गई थी। उस नई दुनिया में अमूल्या और नमिता के आने की पूरी तरह से मनाही थी। वे दोनों अपनी इस चोरी की कामयाबी पर मजे लेते और खुशी से खिलखिला उठते थे। असित मजे लेते हुए पूछता कि क्या आपने कल हार के वक्त नमिता का उतरा हुआ चेहरा देखा था? रेखा भी चहकते हुए जवाब देती कि अमूल्य बाबू की हालत भी बहुत दयनीय थी और वे भी बुरी तरह घबरा गए थे। असित बड़े आत्मविश्वास से कहता कि अभी आप देखती जाइए, क्योंकि मेरे तरकश में ऐसे और भी कई तीर बाकी हैं। वो कहता कि मैं एक एक करके अपने सारे हथियार बाहर निकालूंगा और उन्हें पूरी तरह पस्त कर दूंगा। ये सुनकर रेखा के चेहरे पर फिर से वही चमकदार और खिलखिलाती हुई हंसी फैल जाती थी। रेखा की ठोड़ी के नीचे पड़ने वाली वो हल्की सी सिलवट इतनी खूबसूरत थी कि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर असित ने इससे पहले उस पर कभी गौर ही नहीं किया था। अचानक एक पल के लिए असित के मन में यह ख्याल आया कि इस बेहद समझदार और तेज तर्रार लड़की के सामने अमूल्य कुछ ज्यादा ही बेढंगा और बिल्कुल बेमेल सा लगता है। तभी रेखा ने भी अपनी आवाज नीची करते हुए कहा कि क्या आपने एक बात पर गौर किया है? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी नमिता आजकल कितनी मोटी होती जा रही है? ऐसा तो होना ही था। असित ने थोड़ा उपेक्षा भरे लहजे में कहा कि उसका ध्यान और किसी चीज पर तो है नहीं। वो दिन भर बस पड़ी पड़ी सोती है और बांग्ला सिनेमा देखती है। इसके अलावा उसे कोई और काम तो है ही नहीं। अभी तो बस शुरुआत है। कुछ दिनों बाद आप देखिएगा कि वो तेल के किसी बड़े कुप्पे की तरह गोल गोल लुढ़कते हुए चलेगी। रेखा ने कहा कि धत, आप भी क्या अजीब बातें करते हैं। वो जोर से हंसने ही वाली थी, पर शिष्टाचार का ख्याल करते हुए उसने अपनी हंसी को किसी तरह रोक लिया। उसी पल असित की निगाहें रेखा के बदन पर टिक गईं, जो किसी नर्तकी के छरहरे और आकर्षक जिस्म की तरह बेहद सुडौल था। संस्कृत के किसी कवि की भाषा में कहें तो वो किसी लचकती हुई कोमल बेल जैसी लग रही थी। अब उनके दिनों में बस ताश ताश और ताश ही रह गया था। लेकिन अब बात सिर्फ गुप्त इशारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि दर्शन शास्त्र में फर्स्ट क्लास लाने वाले उस होनहार छात्र ने अपना पूरा ध्यान ताश के उन पत्तों पर लगा दिया था। अब ताश खेलते हुए उसकी निगाहें खिड़की से बाहर बिल्कुल नहीं भटकती थीं। पुराने साल के जंगल के उस अंधेरे में गूंजने वाली हरी फाख्ता की मीठी पुकार अब उसके मन को उदास नहीं करती थी। पहाड़ की उस नीली चोटी पर जमे हुए सफेद बादलों को देखकर अब असित को कोई थकान या आलस महसूस नहीं होता था। असित पूरे जोश और अपनी तेज बुद्धि को जगाकर ताश का बिल्कुल सटीक हिसाब रखने लगा था। अब वो बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि ये पूरा खेल कितनी आसानी से उसकी मुट्ठी में आ गया है। रेखा भी अब पूरी तरह से चौकन्नी और सतर्क हो उठी थी और वे दोनों एक दूसरे की हर चाल को बिना कहे समझने लगे थे। जैसे ही असित अपनी निगाहें ऊपर उठाता तो वो देखता कि रेखा की चमकती हुई आंखों में एक गहरा विश्वास और अपनापन भरा है। उसकी वो मीठी निगाह सीधा असित के चेहरे पर ही टिकी रहती थी। इस दुनिया में ताश खेलने से बेहतर और कोई चीज नहीं है, इस बात को लेकर अब असित के मन में कोई शक नहीं बचा था। रेखा भी उसके इस विचार से पूरी तरह इत्तफाक रखती थी, मगर उस दिन दोपहर के वक्त ताश की वो महफिल अपने रंग में नहीं जम पाई। अमूल्य ने ताश के पत्ते निकाले ही थे और वो अपनी जगह पर बैठने ही जा रहा था कि अचानक एक बुरी खबर आ पहुंची। कारखाने में एक भयानक हादसा हो गया था। वेदरिंग हाउस की दूसरी मंजिल से एक जमादार सीधा नीचे आ गिरा था और ऐसा लग रहा था कि उसकी कम से कम 2 पसलियां टूट गई हैं। ये खबर सुनते ही अमूल्य बदहवास होकर उसी तरफ दौड़ पड़ा। उसके इस तरह अचानक चले जाने से असित बहुत उदास हो गया। उसने मायूस होकर कहा कि अगर ऐसी बात है तो चलिए हम 3 लोग ही मिलकर खेल लेते हैं। रेखा ने भी फौरन हामी भरते हुए कहा कि हाँ, यही ठीक रहेगा। लेकिन नमिता इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। आजकल वो न जाने क्यों थोड़ी घबराई सी रहने लगी थी। अमूल्य के बिना उसे इस खेल में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। उसने एक लंबी जम्हाई ली और कहा कि नहीं, इसमें मुझे कोई मजा नहीं आएगा।
इससे तो अच्छा है कि मैं जाकर आराम करूं। सिनेमा की एक नई पत्रिका आई है तो मैं उसी के पन्ने पलटकर अपना वक्त गुजार लूंगी। रेखा ने उदास होकर पूछा कि तो क्या आज ताश का ये खेल नहीं हो पाएगा? असित ने हताश होकर अपनी सिगरेट सुलगाई और बोला कि अब कहाँ हो पाएगा। उस आदमी ने गिरकर हमारा सारा मजा ही किरकिरा कर दिया है। रेखा ने पूछा कि तो फिर अब आप क्या करेंगे? क्या बिस्तर पर जाकर सो जाएंगे? असित ने फौरन कहा कि यहां दोपहर में सोने के लिए तो डॉक्टर ने ही मना किया है। उसने आगे कहा कि सोने से सिर भारी हो जाता है और बदन में अजीब सी सुस्ती छा जाती है, इसलिए आप मुझे कोई किताब वगैरह ही दे दीजिए ताकि मैं उसे पढ़कर कुछ समय बिता सकूं। रेखा के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान उभर आई। उसने मजे लेते हुए कहा कि यहाँ किताबों के नाम पर तो बस सिनेमा की पत्रिकाएं हैं या फिर अमूल्या बाबू की वो मोटी सी मेडिकल की किताब है। असित ने चौंक कर कहा कि तब तो मेरे लिए वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेखा ने इस परेशानी को हल करते हुए कहा कि इसमें मुश्किल कैसी, आइए हम लोग बाहर थोड़ी देर टहल कर आते हैं। ये सुनकर असित पूरे जोश के साथ उठ खड़ा हुआ और बोला कि ये तो बहुत ही बेहतरीन सुझाव है। रेखा ने झिझकते हुए पूछा कि क्या हमें टहलने के लिए नमिता को भी साथ बुलाना चाहिए? असित ने तपाक से कहा कि क्या आप पागल हो गई हैं? वो अपना लिहाफ ओढ़कर सिनेमा की पत्रिका में पूरी तरह डूब चुकी है। अब उसे उठाना और विंध्याचल के पहाड़ को अपनी जगह से हिलाना बिल्कुल एक ही बात है। इसलिए यही ठीक रहेगा कि हम दोनों ही बाहर घूमने के लिए निकल पड़े। एक अनजानी सी खुशी और शरारत से रेखा की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी आवाज नीची करके पूछा कि क्या हम दोनों को चुपके चुपके जाना चाहिए? असित ने भी उसी लहजे में हामी भरते हुए कहा कि हाँ, हम बिल्कुल चुपके से चलेंगे। रेखा ने कहा कि तो फिर आप जरा रुकिए, मैं अपना स्कार्फ लेकर आती हूं। इतना कहकर वो किसी परिंदे की तरह बिना कोई आहट किए वहां से उड़ गई। रास्ते पर कुर्ची के सफेद फूल झरझर गिर रहे थे। मीठी और लाल धूप में दूध जैसे सफेद शनाई के फूल खिलखिला रहे थे। हाइड्रेंजिया के गुच्छों पर मधुमक्खियों और तितलियों का मंडराना जारी था। टेलीग्राफ के तारों पर जालों में उलझी ओस की बूंदों पर धूप झिलमिला रही थी। ऐसा लगता था मानो किसी ने मोतियों की कोई खूबसूरत झालर टांग दी हो। इस सुहाने सफर में रेखा अपनी मीठी आवाज में लगातार बातें कर रही थी। उसने कहा कि मेरा कितने दिनों से यूं ही घूमने का मन था, पर उनकी आदत तो आप जानते हैं। उनके पास कुदरत की इन चीजों के लिए फुर्सत ही नहीं है। वे कहते हैं कि घूमना है तो अकेली जाओ, मुझे पहाड़ों पे धक्के खाने का कोई शौक नहीं है। रेखा ने पूछा कि भला क्या कोई इस तरह अकेले घूम सकता है? मैं तो घर के कामों में उलझकर ये सब कुछ भूले चुकी थी। मुझे तो बस हमेशा यही डर सताता रहता था कि चूल्हे पर चढ़ी दाल कहीं जल न जाए। रास्ते में चलते हुए रेखा ने खुशी से फूल तोड़े और गुनगुनाते हुए एक मीठा गीत गाया। 25-26 साल की वो समझदार लड़की आज 15-16 साल की चंचल किशोरी लग रही थी। असित में मन ही मन ये बात सोची और मुस्कुरा दिया। फिर वे दोनों चलते हुए उस पुराने साल के जंगल में पहुंच गए, जो उदास और ठंडी परछाई से घिरा था। पेड़ों की डालियों पर काई किसी चुड़ैल के बिखरे बालों की तरह लटक रही थी। कौवे और मैना जैसे दिखने वाले अजीब पक्षी जमीन पर कुछ चुग रहे थे। कहीं दूर से झरने की धीमी आवाज आ रही थी और एक हरी फाख्ता उनिंदी आवाज में पुकार रही थी। वहां धरती के शुरुआती दौर जैसा एक गहरा और आदिम सन्नाटा पसरा था। ऐसा लगता था मानो उनके आने से पहले वहां किसी इंसान के कदम कभी पड़े ही ना हो। उस रहस्यमयी माहौल में रेखा का कोमल जिस्म असित को किसी दूसरी दुनिया का लगने लगा। उस ठंडी और खामोश छांव में रेखा की वे गहरी आंखें एक जादुई चमक के साथ रोशन हो उठी थीं। अचानक असित ने अपनी गंभीर होती आवाज में कहा कि आइए हम दोनों इसी पत्थर पर बैठ जाते हैं। रेखा चुपचाप बैठ गई और असित भी उसके पास बैठ गया। वहां बस झरने की कलकल और पक्षियों की पुकार गूंज रही थी। पत्तों से ओस टपकने की धीमी आवाजें आ रही थी और वहां उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। रेखा ने एक अजीब सी मधोशी में कहा कि यहां हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। असित ने जवाब दिया कि हाँ, सिर्फ हम दोनों हैं और हम पक्के जोड़ीदार हैं। रेखा ने सहमते हुए पूछा कि हमारी ये बात हम दोनों के सिवा कोई और नहीं जानता है? असित का गला भारी हो गया और वो बोला कि नहीं, और कोई नहीं जानता है। उसने गहरी सांस लेकर कहा कि आगे भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। असित के लहजे में ना जाने कैसा छिपा हुआ अर्थ था, जिसे सुनकर रेखा कांप उठी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे हुए हैं। उसे अपने बदन पर असित की ठंडी सांसें साफ महसूस होने लगी थी,
एक बेहद गहरे खौफ से रेखा के सीने का खून जैसे जम गया। उसे लगा कि अब यह सिर्फ ताश का खेल नहीं रह गया है। वे सोचने लगी कि आखिर वे दोनों एक साथ किस भयानक राह पर निकल पड़े हैं। इस सुनसान जंगल के बीच कौन सा खौफनाक रास्ता उसकी आंखों के सामने खुल रहा है। घबराहट के मारे रेखा बिजली की तरह झटके से उठ खड़ी हुई और असित भी फौरन उठ गया। रेखा सोचने लगी कि क्या असित उसकी इस घबराहट को कुछ हद तक समझ पाया है। रेखा के स्कार्फ से अब जाड़े की वो ठंड बिल्कुल रुक नहीं पा रही थी। उसके दांत आपस में बुरी तरह किटकिटाने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि चलिए, अब हमें वापस लौट चलना चाहिए। असित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रेखा के कुछ और कहने से पहले ही वो खामोशी से वापस जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा था। अचानक कमरे के भीतर से नमिता जोर से चीख उठी। उसने घबराकर कहा कि भाभी, ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है। आखिर चूल्हे में ऐसा क्या जल रहा है? भाभी, रेखा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अपने कमरे में चुपचाप लेटे हुए असित को अच्छी तरह समझ आ गया था कि वहां क्या जल रहा है। वो खटिया पर एक मोटा सा कंबल ओढ़कर अपने सिर को पूरी तरह छिपाए लेटा था। पर क्या इस कंबल की आड़ में वो अपना शर्मिंदा चेहरा हमेशा के लिए छिपा पाएगा? ताश की 2 पूरी गड्डियों को जलकर राख होने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। उन पत्तों के साथ ही रेखा के सीने के भीतर भी पछतावे की एक खौफनाक आग सुलग रही थी। वो आंसुओं से भरी धुंधली आंखों से उन लपटों को बस एक टक देखे जा रही थी। ताश का हर एक पत्ता आग की लपटों में कितनी अजीब तरह से मुड़कर खाक हो रहा था। आग में जलते हुए वे मुड़े हुए पत्ते ऐसे लग रहे थे मानो अनगिनत काले नागों ने एक साथ अपने फन उठा लिए हों। समाप्त।